हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं वंस अगेन आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मात्र एक ही दिन का गैप है आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, साथ ही में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है। तो देखो, आप लोग के लिए लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज हमारे वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर लेना। लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो डाल चुका हूं। उसके अलावा जो एमसीक्यूज और जो रॉन्ग पेयर्स को आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B में जो क्वेश्चन पूछते हैं 3-3 मार्क्स 6 मार्क्स के टोटल एक वीडियो के अंदर ही मैंने बता दिया है। तो वो वीडियो भी अवेलेबल कर दिया है। और कई सारे जो पुराने पिछले साल वाले वीडियो से जो हमने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए करवाई थी, लास्ट टाइम भी करवाई थी 2022 में 2023 में, उन सभी को मैंने वापस से उन वीडियोस के लिंक को रीशेयर कर दिया टेलीग्राम पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन हो जाना। और वहां पे कई सारे वीडियोस आपके लिए हमने डाल रखे हैं, वीडियोस के लिंक है। बस जैसे ही लिंक को ओपन करोगे YouTube पे जाओगे और आराम से वो वीडियोस को 2x की स्पीड पे देख लेना। सभी वीडियोस को दोबारा से देखते रहना। मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों आप सभी से, क्योंकि देखो मैं एक चीज बोलता हूं कि यार देखो, आपके लिए हार्डकोर मेहनत पिछले साल भी किया था, उसके पिछले साल भी किया था, इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। इस साल तो आपको उड़ान बैच भी हमने पढ़ाया पूरा का पूरा। मतलब हाँ, 2-3 चैप्टर्स नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, टाइम की कम पड़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। और अभी इतने सारे वीडियोस आपके लिए बना के दे रहे हैं हर चीजों के लिए। तो जरूर से आप उन सभी वीडियोस को देखोगे। और जितने भी वीडियोस आप अगर देख रहे हो हमारे, उसको 2x की स्पीड लगाओ, क्योंकि वैसे भी टाइम कम है, तो फटाफट से आपका वीडियोस देख के हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन वीडियो है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चार्ट है, हर एक चैप्टर्स की बात करेंगे। 9 के 9 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री के कवर हो जाएंगे। अब बच्चों, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हिस्ट्री तो आप पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस का क्या? देखो, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा। आज जितनी भी चीजें हिस्ट्री की वो सब डाल के खत्म कर दूंगा। फिर जो एक दिन का जो गैप है ना, उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के कई सारे लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, जिसके हेल्प से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। और जो हमारे पुराने लेक्चर वीडियो से जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रखा है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो वो वीडियोस के लिंक हम दोबारा से रीशेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, उसको एक बार चेकआउट करते रहना, ठीक है? तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग हार्ड। चलिए वीडियो की शुरुआत किया जाए। अब ये जो क्वेश्चन है कंसेप्ट चार्ट, ये जनरली कैसे पूछता है, आपको कुछ चार्ट्स बना के दिया रहेंगे, फ्लो चार्ट दिया रहेगा, कुछ जगह खाली रहेगा, कुछ जगह लिखा हुआ रहेगा, टाइमलाइन दिया हो सकता है, कंसेप्ट मैप दिया रह सकता है, फिर ऐसे चार्ट्स दिए होते हैं, बस उसी को फिलअप करना है। तो जनरली 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 4 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2A जो डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसी के अंदर ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। तो चलिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी लिखा के दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाना और साथ साथ में उसको याद भी करते जाना। और मैं आपको सभी चीज बताने वाला हूं कंसेप्ट के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से। दिस इज द चैप्टर नंबर 1, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है? तो पहला चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इस चैप्टर में से क्या कंसेप्ट मैप है, जैसे कि क्या बोल रहा है, नोटेबल स्कॉलर इन यूरोप। यूरोप में नोटेबल स्कॉलर यानी जो हिस्टोरियंस होते हैं, जिनको हिस्ट्री की समझ थी, जो स्कॉलर थे, वो कौन कौन है? तो बेसिकली बहुत सारे थे। तो 4 नाम एटलीस्ट आप याद करके चल लेना। माइकल फुकोल्ट, ठीक है, कार्ल मैक्स, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल, और एक थे रीनी दस्काटी। तो ये कुछ 4 नाम है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कंसेप्ट मैप का, जिसमें आपको नोटेबल स्कॉलर के बारे में पूछता है, तो नोटेबल स्कॉलर याद रख लो, कार्ल मार्क्स याद रख लो, माइकल फुकोल्ट याद रख लो, जॉर्ज हीगल, पूरा नाम नहीं लिखोगे चलेगा, जॉर्ज हीगल लिखोगे तो भी चलेगा, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल हो गया, रीनी डस्काटी हो गया। ये कुछ नाम है, याद रख लेना, नोटेबल स्कॉलर पूछेगा तो। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट साथ में लेते जाना। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर में से, जैसे बहुत सारे बुक्स है, क्योंकि ये जो नोटेबल स्कॉलर्स है यानी हिस्टोरियंस है, इन्होंने अपने अपने तरीके से बुक्स लिखी हुई है, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। अब ये जो बुक्स है वो कौन से ऑथर ने, कौन से हिस्टोरियन ने कौन सी बुक लिखी है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे कि ये बुक्स के नाम है, ये राइटर के नाम है। तो हिस्ट्रीज एक बुक का नाम है, द हिस्ट्रीज। तो द हिस्ट्रीज जो बुक है उसको लिखा गया था हीरोडोटस द्वारा, याद रखना। द हिस्ट्रीज करके एक बुक है, उसको लिखा गया था हीरोडोटस द्वारा। फिर डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये तो बहुत फेमस है और ऑलरेडी मैंने जब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड किए थे उसमें भी मैंने ये पढ़ाया हुआ था। तो डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये किसने किया था? रीनी डस्काटे ने किया था। रीनी डस्काटे डिस्कोर्स, डस्काटे, डी फॉर डस्काटे, डी फॉर डिस्कोर्स, याद रखना, डी डस्काटे, डी डिस्कोर्स। तो इस तरीके से चीजें बाय हार्ट किया जाता है दोस्तों, याद तो करना पड़ेगा तभी एग्जाम में लिख पाओगे, मेमोरी पावर होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो रीनी डस्काटी किसने लिखा था, कौन सा बुक लिखा था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। फिर एक दास कैपिटल है, तो दास कैपिटल जब भी आएगा, ये बुक लिखा गया था कार्ल मार्क्स द्वारा, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। और उन्होंने थियरी भी बताई थी, क्लास थियरी बताई थी, क्लास थियरी बताई थी। कार्ल मार्क्स ने बुक कौन सा लिखा था? दास कैपिटल। फिर माइकल फुकोल्ट आ गया यहाँ पे, माइकल फुकोल्ट ने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये बुक लिखा था।
माइकल फौकॉल्ट ने क्या लिखा था? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये सभी चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई कौन से बुक है, किस राइटर ने लिखा हुआ, यानी किस हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है, तो याद रहेगा ये चीज। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट। आपको पर्सनैलिटीज दिए हुए यहाँ पे पर्सनैलिटीज के नाम दिए हुए और यहाँ पे उनका स्पेशल फीचर्स आपको लिखना है। इस बॉक्स में क्या क्या चीजें दी हुई है ध्यान देना। पर्सनैलिटीज में देखो वोल्टायर, तो वोल्टायर क्या है? वोल्टायर कौन थे? वो थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। वोल्टायर कौन था? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा था। डैश इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वोल्टायर, याद रखना। फिर डैश था यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है? डैश था, तो डैश द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म ये जो है कौन से पर्सनालिटी के द्वारा यहाँ पे फीचर किया गया था? सिमोने डी बेवियर। तो सिमोने डी बेवियर जो थी, उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म जो है बताई, द फीमेल्स के बारे में सोचती थी, ठीक है। फिर माइकल फौकॉल्ट, अभी बताया, माइकल फौकॉल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। माइकल फौकॉल्ट आ गया तो भाई आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिख के आ जाना। नेक्स्ट है डैश क्लास थ्योरी। मैंने बताया था क्लास थ्योरी किसका है? कार्ल मार्क्स का है, तो कार्ल मार्क्स लिख दिया। तो इस प्रकार से चीजें आपको लिखनी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस भी अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फास्ट हो जाएंगे, ज्यादा नहीं है, 27 28 है। अगर इन सबको याद कर लोगे तो डेफिनेटली इसी में से पूछेगा यार। इसके अलावा और है ही क्या पूरे चैप्टर्स में? हाँ, अपने मन से वो लोग कुछ नया चीज बनाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक के हिसाब से हर चीज तो पढ़ा ही दिया मैंने, लेकिन कुछ नया चीज बनता है तो भी आप उसको कर लोगे, क्योंकि इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप आराम से कोई भी चीजें कर सकोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट। यहाँ पे टेबल चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले जेम्स मिल डैश, जेम्स मिल दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। यहाँ पे दिया है ग्रांट डफ और डैश दिया हुआ है। तो ग्रांट डफ क्या है? हिस्ट्री ऑफ मराठास। तो जो ग्रांट डफ थे, इसका रिलेशन क्या है? हिस्ट्री ऑफ मराठास के साथ। हिस्ट्री ऑफ मराठास जो है वो याद रखना। ग्रांट डफ आ गया कहीं पे भी, ग्रांट डफ आ गया, हिस्ट्री ऑफ मराठास, ठीक है। नेक्स्ट डैश द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ठीक है। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एस ए डांगे जो थे वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, इन्होंने ये लिखा हुआ था, ये बुक लिखा हुआ था एस ए डांगे ने, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। और एक है हमारे डैश हु वेयर द शूद्रास। तो हु वेयर शूद्रास जो बुक था वो हमारे बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था। तो इसको भी आप एकदम याद कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, ठीक है। बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे मैंने बोला ये वीडियो को भी आप 2x की स्पीड लगाओ, आपका बहुत समय बचेगा। मेहनत करना मेरा काम है, आप लोग बस एंजॉय करो, चीजों को याद करो, ठीक है। टेंशन मत लेना, आपके राहुल भैया थे, है और हमेशा रहेंगे आपके लिए, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब यहां पे आ गया कि डैश, यहाँ पे आइडियोलॉजी स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो ये लगभग आपके ना चैप्टर नंबर 2 के कंटेंट है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये भी शायद चैप्टर नंबर 2 का ही है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वगैरह आ गया, ये चैप्टर नंबर 2 की सब चीजें हैं, ठीक है। ये भी हो गया, इसके बाद वाला चीज है, ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ नहीं इसके पहले वाला ये नहीं कराया ना हमने, ये कराया अभी हु वेयर द शूद्रास, ये वाला नहीं कराया, इसको देख लो। मार्क्सिस्ट, हाँ ये क्या बोल रहा है? आइडियोलॉजिकल स्कूल्स, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ये आपको दिया हुआ है, बाकी जो रेड कलर का जो भी चीज दिख रहा है वो सब मैंने लिखा हुआ है, मानी वो आपका आंसर है। तो क्या बोल रहा है? आइडियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो आइडियोलॉजिकल स्कूल जो थे हिस्टोरियोग्राफी की पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस एरा के बाद, क्या था, कौन कौन सा हिस्ट्री था? एक था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा था सुबाल्टन हिस्ट्री। ये सब चीज डिटेल में पढ़ाया है, उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ है, ये चेकआउट करो, सब लिंक टेलीग्राम पे रीशेयर कर दूंगा, किया होगा तो चेकआउट कर लेना, ठीक है। या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, उड़ान बैच के अंदर हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ, आपने सब चीज पढ़ लोगे फटाफट 2x की स्पीड से। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री था, सुबाल्टन हिस्ट्री था और एक था फेमिनिज्म वाला यानी फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो ये 3 टाइप के क्या थे? आइडियोलॉजिकल स्कूल्स थे जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, तो हिस्टोरियोग्राफी को ये रिप्रेजेंट करता था। तो ये हो गया आपका 6th वन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहां पे एक टेबल दिया यानी फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस दिया हुआ है, यहां पे फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस दिया हुआ है और उनकी राइटिंग्स यानी उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था, बुक्स लिखा था, क्या लिखा था। तो एक थी ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे का नाम जब भी नाम याद आएगा तो याद रखना स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, उन्होंने एक बुक लिखा था यानी एक राइटिंग उनकी थी, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट है उनकी राइटिंग थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। याद रखना द हाई कास्ट हिंदू वुमेन जब भी आया तो पंडिता रमाबाई नाम याद रख लो, पंडिता रमाबाई, हाई कास्ट हिंदू वुमेन इन्होंने लिखा हुआ था। नेक्स्ट है मीरा कोसाम्बी। मीरा कोसाम्बी नाम याद आया तो लिख देना क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, ये बुक था, फेमिनिस्ट एस्से इन सोशल हिस्ट्री, फेमिनिज्म के ऊपर बुक था। कौन? मीरा कोसाम्बी। क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड नाम था बुक का, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, मीरा कोसाम्बी। क्या था? सबटाइटल
फेमिनिस्ट एसे इन सोशल हिस्ट्री। नेक्स्ट, कौन थी जिन्होंने लिखा था राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज? क्या था? डॉक्टर शर्मिला रिजी। डॉक्टर शर्मिला रिजी, रीगी बोलो, रिजी बोलो, जो भी नाम है इनका वो आप प्रोनाउंसिएशन करना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर टू लर्न द स्पेलिंग। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये सब चीज आप जरूर से देख लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या आ गया? कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। देखो कंसेप्ट मैप बोल के भी आएगा, कंसेप्ट चार्ट बोल के आएगा, फ्लो चार्ट बोल के आएगा, चार्ट बोल के आएगा, जैसा भी आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स। इंडिया के कौन कौन थे? तो बहुत सारे नाम है, इसमें से 4 नाम याद रख लो, 4 से 5 नाम याद रहना चाहिए। एक है विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, वीके रजवाड़े, राधा कुमुद मुखर्जी। तो ये कुछ नाम है जो कौन थे? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर थे, किसके? इंडिया के। ये 4 नाम तो एटलीस्ट बाय हार्ट कर लो बच्चा, बहुत काम आएगा अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आया कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। ये कल्चरल हेरिटेज आ गया, मतलब यहां से आपका चैप्टर 3 शुरू हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट मैप है। कल्चरल हेरिटेज 2 टाइप के होते हैं, हमने पढ़ाया हुआ है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो टेंजिबल क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल भाई सिर्फ वो हवा में होता है, मतलब कोई बातें हो गई, ओरल चीज हो गया, कोई चीज स्टाइल हो गया, इस प्रकार की लैंग्वेज हो गया, ये सब चीजें होती है, नॉलेज वगैरह। तो टेंजिबल क्या होता है? जो चीज हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स। कोई भी चीज जब हम खोद के निकालते हैं तो आर्टिफैक्ट्स निकलता है, पुरानी चीजें। बिल्डिंग्स हो सकती है, तो आर्टिफैक्ट्स, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, किसी चीज की 3D इमेज को स्कल्पचर बोलते हैं। एंशिएंट साइट हो सकता है, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है, लिखी हुई ग्रंथ पुरानी वाली, पेंटिंग्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होते हैं? जिनको हम लोग टच तो नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज होती है, जैसे बोली हुई चीजें, ओरल ट्रेडिशन, जो हमारे पुराने परंपराएं हैं वो सब बोल के ही आई ना, कहीं लिखी थोड़ी थी। तो ओरल ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, जो भी ट्रेडिशनल स्किल्स है हमारे पास, वो हो गया। स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, अलग अलग टाइप के परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था स्टेट के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स होते हैं, डांस फॉर्म्स होते हैं। सोशल कस्टम्स, जो हमारे कस्टम्स है, रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स बनाने के तौर तरीके हैं, ये सभी चीज ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, ये सभी चीज आपके इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं इस चीज को। करेक्ट है? तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप ये 4-5 पॉइंट लिखोगे, 2 में से 2 मार्क्स मिलता है बच्चा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ये एक। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया? कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। अगेन ह्यूमैनिटीज बीच में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, 4 जगह खाली है। तो ह्यूमैनिटीज क्या हो सकता है? ह्यूमैनिटीज सोशियोलॉजी आ जाता है इसके अंदर, सोशियोलॉजी आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है और आर्कियोलॉजी आ जाता है। ये 4 उसके स्तंभ है बोल सकते हैं, तो इसको आप याद रख लो। ह्यूमैनिटीज के ऊपर कभी भी कंसेप्ट मैप पूछेगा, ये 4 नाम याद कर लो। और देखो ये जो चीज मैं बना रहा हूं, ये आपका काम आसान करने के लिए बना रहा हूं। ये चीज को आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया तो आपको याद हो गया, आपको याद करना पड़ेगा। और उसके लिए हो सके वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा। नोटबुक में लिख लो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में याद कर लेना, लेकिन लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल ये सब चीज याद आना चाहिए। आपके हाथ में 4 मार्क्स है। तो पहला क्वेश्चन 1A 1B का तो हमने करा दिया, पूरा MCQ करा दिया, पूरा रॉन्ग पेयर, जितने भी पूरे चैप्टर्स में से आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर वो करा दिया। मतलब 6 मार्क्स तो हमने आपका 6 मार्क्स का कंटेंट का एक वीडियो एक ही वीडियो के अंदर दे दिया है, जो इसके पहले गया। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो चेक कर लो, हमारे चैनल पे है। दूसरा वीडियो ये वाला है जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट मैप करा दूंगा, यानी 6 + 4 10 मार्क्स का। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा पढ़ के। पढ़ना क्या है आपको? मेन चीज शॉर्ट नोट्स पढ़ना है और ब्रीफ आंसर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ आंसर, जितने भी एक्सरसाइज के पीछे, टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज होते हैं उसके पीछे के जितने भी शॉर्ट नोट्स और ब्रीफ क्वेश्चंस हैं, उनको तो पहले रटारट एकदम याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। फिर क्या बच जाएगा? फिर आपका क्या बच जाता है? पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना, जो कि बहुत ईजी है। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आ जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इसी प्रकार वीडियोस आपको आ जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, मैं हूं तो कोई टेंशन मत लेना। अच्छे से मन लगा के आप लोग याद करने में फोकस करना, क्योंकि ये एग्जाम नॉर्मल एग्जाम जैसा नहीं है कि आप याद नहीं करोगे तो चल जाएगा। इसमें आपको बाय हार्ट करना पड़ता है, चीजों को याद करना पड़ता है, क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करने पड़ते हैं। करेक्ट है बच्चा? तो वही अच्छा परफॉर्म करेगा जिन्होंने याद करने पे फोकस किया है। तो याद करना, सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट हियर इन दिस सब्जेक्ट्स, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आ गया? वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर सुंदरबन है नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोयलादेव नेशनल पार्क, ठीक है ना, कोयलादेव नेशनल पार्क है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऐसे न जाने कितने सारे वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। मैं बात कर रहा हूं नेचुरल की। वर्ल्ड हेरिटेज में ताजमहल भी आ जाता है, लेकिन ताजमहल नेचुरल नहीं है, वो इंसानों ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है, मतलब अपने आप नेचर से नहीं आया। तो हम नेचुरल की बात कर रहे हैं।
तो नेचुरल वाले अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछेंगे तो अब ये 4 नाम आप अच्छे से याद कर लो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो देख लो। कुछ नाम ऑलरेडी बताया था चैप्टर्स पढ़ाने के टाइम में, तो आपको भी ध्यान में होगा अगर आप महाराष्ट्रियन हो और ऑब्वियसली महाराष्ट्र में बहुत सालों से रह रहे हो तो आपको ये सब नाम बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट होगी। क्या था महाराष्ट्र में क्या क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भाई, एलिफेंटा केव्स है, एलोरा केव्स है, अजंता केव्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने इसको शामिल किया हुआ है, मतलब इतना अच्छा बिल्डिंग है, इतना डिजाइनिंग बिल्डिंग है कि आप सोच नहीं सकते। फिर द विक्टोरियन एंड द आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई, ये कुछ नाम याद रख लो जो महाराष्ट्र में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुके हैं। क्लियर, याद रहेगा, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये आ गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 हमारा, 3 हो गया चैप्टर, अब ये चैप्टर नंबर 4 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता है। कैसे आ सकता है देखो, क्या बोल रहा है, इसमें टेंपल आर्किटेक्चर का स्टाइल है, तो नागर स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे द्रविड़ स्टाइल और हेमड़पंथी। आपको पता है 3 टाइप के स्टाइल्स ऑफ टेंपल होते हैं। नागर स्टाइल जनरली कहां पे पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। नॉर्थ इंडिया में जितने भी ज्यादातर टेंपल्स है वो नागर स्टाइल में बने हुए। द्रविड़ स्टाइल जो साउथ में अगर आप देखोगे तो टेंपल होते हैं ना, ठीक है, साउथ में जो टेंपल्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर द्रविड़ स्टाइल के होते हैं। और हेमड़पंथी हमारे महाराष्ट्र में होता है, जैसे कि 12वीं और 13वीं सेंचुरी में बनी हुई है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि नागर स्टाइल जो होता है उसका फॉर्म कैसे होता है, क्रूसीफॉर्म ग्राउंड प्लान, ग्राउंड क्रूसीफॉर्म होता है और कल्वीनियर टावर होता है। मतलब अगर आप देखोगे तो टावर जो होता है वो कर्व होता है, जैसे आपने ताजमहल देखा है कैसा कर्व है ऊपर से, तो कर्वीलिनियर वैसे टाइप के मंदिर आपको देखने मिल जाएंगे जितने भी आप नॉर्थ साइड चले जाओ, चाहे आप यूपी की बात कर लो और भी बहुत सारे हमारे नॉर्थ में जो स्टेट्स है ना, वहां पे जो ज्यादातर टेम्पल्स का जो डिजाइन है वो ऊपर टॉप पे जो रहता है ना, टॉप पे शिखर जिसको बोलते हैं, शिखर जो होता है वो कर्वीलिनियर होता है। इससे पहचान में आ जाता है कि ये नागर स्टाइल टेंपल है कि द्रविडियन स्टाइल है। और जो द्रविडियन स्टाइल का जो टेंपल रहेगा, यानी साउथ वाले जो टेंपल्स होते हैं, इसमें हाई गोपुरम पोर्चेस होते हैं। गोपुरम होता है, पोर्चेस होता है, पिलर हॉल, पिलर्स होते हैं काफी ज्यादा, आपने देखा होगा हॉल्स जो होते हैं उसमें पिलर लगे होते हैं। आपने जितने भी साउथ की टेंपल्स आप विजिट कर चुके होंगे या फिर इंटरनेट पे देख लेना, उसमें पिलर हॉल्स होंगे और टैंक होगा जिसको पुष्करण बोलते हैं, पुष्करनी बोलते हैं, पुष्करनी माफ करना। उसके एग्जांपल है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो बहुत सारे टेंपल है, कोणार्क सन टेंपल हो गया, दिलवारा जैन टेंपल हो गया, दिस आर सम एग्जांपल। तो इसको आप याद रख लो, एटलीस्ट 1-2 एग्जांपल याद रख लेना। इसके अलावा याद करना चाहते हो इंटरनेट पे ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे। द्रविड़ स्टाइल के कुछ नाम याद रख लो, मदुराई मीनाक्षी टेंपल हो गया, राजा गोपुरम ऑफ श्रीरंगम, ये कुछ टेंपल्स हैं, इनको आप याद रख सकते हो। वैसे हेमड़पंथी टेंपल का भी कैरेक्टरिस्टिक बताया था मैंने, इनकी जो वॉल्स होती है दे आर बिल्ड विद द हेल्प ऑफ ए टेनन एंड मोर्टिस, एंड ये टेक्निक से विदाउट यूजिंग द मोर्टार, द प्लान इज स्टार शेप। उनका शेप जो होता है थोड़ा स्टार शेप का होता है, तो देख लेना आप इंटरनेट पे कि कैसा दिखता है। मैं विजुअली नहीं बता सकता अभी फिलहाल में, क्योंकि जो चीज कंटेंट है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको याद कर लो, याद करने वाली चीजें हैं तो याद कर लो। हेमड़पंथी का एग्जांपल है गोंडेश्वर टेंपल, अगर आप विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसा दिखता है। तो गोंडेश्वर टेंपल हमारे महाराष्ट्र में ही है और अमरेश्वर टेंपल भी है महाराष्ट्र में ही। तो ये कुछ टेंपल्स है और उसके कुछ स्टाइल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल है, तो इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और लर्न कर करके अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो होपफुली ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमने मेहनत किया। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो आ गया ये कौन सा है? हाँ, इसमें आपको इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दिया हुआ है, मतलब जो जो इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो कथक ज्यादा चलता है, नॉर्थ इंडिया अगर आप जाओगे तो कथक चलता है, यूपी बिहार में कथक देखा होगा आपने। फिर ओडिशा में देखोगे तो ओडिसी डांस होता है, ओडिशा में कौन सा क्लासिकल डांस है? ओडिसी डांस। फिर वही तमिलनाडु में भरतनाट्यम इज वर्ल्ड वाइज फेमस, मतलब पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। फिर महाराष्ट्र में लावनी डांस बहुत फेमस है। तो ये कुछ अलग अलग स्टेट्स के डांस फॉर्म है जो हमने पढ़ाते पढ़ाते में कई सारी चीजें बताई थी कि कौन से स्टेट्स में कौन से डांस फॉर्म फेमस है। तो ये 4 स्टेट के 4 नाम मैंने बता दिया, लेकिन हो सकता है ये स्टेट्स के अलावा और कोई स्टेट्स का भी पूछ ले, तो आप सभी स्टेट्स के जो चैप्टर्स में है ये चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ लो, जो हमारे लेक्चर वीडियो से उसमें भी पढ़ाया हुआ है, उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ ये चीज, जाओ सर्च करो उड़ान बैच के वीडियोस। तो एक ही वीडियोस में मैंने कई सारे स्टेट्स के और उसके जो डांस फॉर्म है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार चेकआउट कर लेना, जिससे आपको हेल्प होगा। अगर बाई चांस इसके अलावा कोई और स्टेट पूछ लेगा तो आप उसका आंसर आराम से कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट और हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप आ गया। इसमें आपको दे रखा है हिस्ट्री, बीच में हिस्ट्री है, ऊपर एडिटोरियल्स दे दिया, रिव्यूज दे दिया, मतलब ये चैप्टर नंबर 5 है, मास मीडिया हिस्ट्री वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 याद है? तो इसमें एडिटोरियल्स होता है हिस्ट्री का, रिव्यूज होता है हिस्ट्री का, इस डे में, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। ठीक है, ये सब चीज आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। फिर आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स होता है, इसके अलावा कॉलम्स होते हैं, न्यूज होता है। तो ये सभी चीज मिला के कंसेप्ट मैप बनता है। तो इसको आप बाय हार्ट कर लो, चांसेस इसका कम है, वेरी लेस चांस, लेकिन फिर भी आ सकता है क्योंकि ये टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल के अंदर दिया हुआ ये चीज, तो ध्यान में रख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट है, ये टाइमलाइन वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत यूनिक होते हैं। तो टाइमलाइन दिया हुआ है इंडियन टेलीविजन का टाइमलाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, तो 1959 में दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड। 1959 में क्या हुआ था, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर इनॉग्रेटेड हुआ था, याद रखना 1959 में। टेलीविजन का हिस्ट्री कैसे याद रखोगे, टेलीविजन का हिस्ट्री अगर ये आपने पूरा याद कर लिया ना, मेन इवेंट्स कौन से साल में हुए थे, तो टेलीविजन का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी को उठा के अगर शॉर्ट नोट भी पूछेगा ना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन टेलीविजन, तो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो 1959 में क्या हुआ था कि दूरदर्शन सेंटर जो है दिल्ली में, दिल्ली दूरदर्शन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि क्या किया गया था, उसको उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट फिर 1972 में क्या हुआ, 1972 में दूरदर्शन मुंबई का जो सेंटर है, दिल्ली में 1959 में हुआ दिल्ली का दूरदर्शन सेंटर। फिर मुंबई का जो दूरदर्शन सेंटर है, इसने टेलीकास्ट करना, उसके प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया था, किसमें, 1972 में। फिर 1982 आया, तो इसमें हमारे इंडिया में सबसे पहला कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया था। वो सोचो, इंडिया में पहली बार कलर टीवी आया था 1982 में, ठीक है। सोचो यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे फादर या फिर मदर, खासकर मेरे फादर मदर अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे शायद वो यंग रहे होंगे, मतलब मेरे एज के रहे होंगे या फिर मेरे से भी छोटे रहे होंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये कलर टेलीविजन, मेरी मम्मी बताती है मेरे को कि रामायण एंड महाभारत का ना किसी के घर में, उनके पूरे गांव में किसी के घर में ना एक कलर टीवी था। तो महाभारत एंड रामायण दे यूज्ड टू वॉच, आई मीन पूरा भीड़ लग जाती थी, पूरे मोहल्ले के लोग आ जाते थे एक साथ एक ही टीवी पे। कितना प्यार था लोगों में, तो बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी ऐसा बताती है हम लोग को स्टोरी, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो 1982 में कलर टेलीविजन पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। फिर 1991 आया, और 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन ग्रांट किया टू प्राइवेट एंड नेशनल इंटरनेशनल जो चैनल्स होते हैं ना, जैसे आप जानते हो आज हमारे टीवी पे बहुत सारे चैनल आते हैं, 100 200 300 चैनल आते हैं, जिसमें से कुछ इंडियंस भी है, कुछ इंटरनेशनल भी है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में जाके परमिशन दिया, ग्रांट दिया कि ठीक है, आप कोई भी चैनल के हो, नेशनल चैनल हो, आपका इंटरनेशनल चैनल हो, आप अपना प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट कर सकते हो इंडिया के टीवी के ऊपर। ऐसा परमिशन 1991 में। तो ये पूरा टाइमलाइन आपको अच्छे से बाय हार्ट करके ले लेना है। अगर आपको ये चीज ध्यान में आ गया, याद हो गया, तो आपकी कलर टेलीविजन का मतलब पूरे टेलीविजन का टॉपिक आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक और है, अगेन टेलीविजन और रेडियो के ऊपर टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या बोल रहा है कि बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड और फंक्शन पूछा है, किसका, रेडियो और टेलीविजन का। एक तरफ रेडियो है, एक तरफ टेलीविजन है, और उसका बैकग्राउंड बोलना है और फंक्शन बोलना है। तो रेडियो का बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, जिसको बोलते हैं आईबीसी। तो आईबीसी यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी टू ब्रॉडकास्ट डेली प्रोग्राम। रेडियो के अंदर आईबीसी नाम की एक कंपनी थी, जो रेडियो के अंदर क्या करती थी, अपने प्रोग्राम को टेलीकास्ट करती थी, ब्रॉडकास्ट करती थी। नॉट टेलीकास्ट वर्ड टेलीविजन के लिए यूज होता है, लेकिन रेडियो के लिए ब्रॉडकास्ट वर्ड यूज होता है। तो ब्रॉडकास्ट करती थी, प्रोग्राम्स चलाती थी। फिर बाद में धीरे धीरे ये आईबीसी यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम चेंज हो गया, बन गया आईएसबीएस यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बन गया। फिर बाद में जब इंडिया बन गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो उसका फिर से नाम चेंज करके एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया, ठीक है। ये उसका फंक्शन हो गया, रेडियो का बैकग्राउंड हो गया। और रेडियो का फंक्शन क्या है कि रेडियो क्या करता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को, एंटरटेनमेंट करता है, अवेयरनेस करता है, क्रिएटिंग प्रोग्राम्स, कई सारी चीजें हैं। रेडियो मैं जब मुझे छोटा था तो मैं घर पे रेडियो सुनता था यार। हमारे घर में एक ब्लैक कलर का रेडियो बॉक्स था, उसमें एंटीना हुआ करता था, बटन चालू करो, कैसेट भी लगा सकते थे, लेकिन एफएम भी पकड़ता था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी पकड़ता था, अलग अलग चैनल्स पकड़ते थे। तो कभी गाना बजता था, कोई रेडियो जॉकी होते थे, वो बात करते थे, चीजें बताते थे, न्यूज बताते थे, पॉलिटिक्स के बारे में बताते थे। तो ये सभी चीज उसका फंक्शन है रेडियो का, तो आपने बता दिया। फिर वही टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन का बैकग्राउंड क्या है कि जो दिल्ली दूरदर्शन था सेंटर, वो कब इनॉग्रेट हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इनॉग्रेट हुआ था 1959 में। अभी हमने डिस्कस किया 1959 में दिल्ली का दूरदर्शन सेंटर इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस टाइम पे जो हमारे सबसे पहले देश के प्रेसिडेंट थे। पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है, लेकिन पहले प्रेसिडेंट का नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना। फिर एक समय आया 15 अगस्त 1982 में कलर टेलीविजन हमारे इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, ये चीज ध्यान में रखना है। और फंक्शन क्या है टेलीविजन का, फंक्शन ये है कि इट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ रेडियो। रेडियो में आदमी सिर्फ सुन सकता था, देख नहीं सकता था। तो इस परेशानी का हल टेलीविजन ने कर लिया कि अब हम रेडियो को जो सुन सकते थे, अब हम टेलीविजन में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, एंटरटेन भी हो सकते हैं। तो न्यूज़पेपर और रेडियो का लगभग काम खत्म हो गया था, क्योंकि एक ऑडियो विजुअल था, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता था, एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज प्रोवाइड करता था, न्यूज प्रोवाइड करता था, करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, और आपको रिलैक्स भी करता था एंटरटेनमेंट करके। तो इतनी सारी चीजें उसकी फंक्शन है। तो जरूर से ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सभी चीज आपको बाय हार्ट होने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? देखो कितना हार्डवर्क आपके लिए किया जा रहा है, तो आप लोग जरूर से अच्छे मेहनत करके अच्छे से मार्क्स लाना, ठीक है? निराश मत होने देना। और मुझे पता है हमारे बच्चे कभी लेट इट डाउन नहीं करेंगे हम लोगों, है कि नहीं बच्चा? है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये आ गया, ये कलर टेलीविजन वाले के ऊपर है, ये भी टाइमलाइन है उसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 पे ही चल रहा है। ये कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 15 सितंबर 1959, ये कौन सा दिन है? जब आपका पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था, याद रखना। ये क्या हुआ था? दूरदर्शन इनॉग्रेट हुआ था। पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ना, पब्लिकली अवेलेबल है, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। फिर मुंबई दूरदर्शन कब स्टार्ट हुआ था? मैंने अभी पढ़ा है 1 मई 1972। फर्स्ट में तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन 1972 बताया था, तो अब आप डेट भी याद रख लो। 1 मई 1972 में मुंबई का दूरदर्शन सेंटर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट 15 अगस्त 1982 में पहला कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया था, कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ये तो आपको याद हो गया होगा। एंड फिर जाके 1991 में प्राइवेट चैनल्स को परमिशन दिया गया, यानी ग्रांट किया गया परमिशन, तो ताकि वो अपना प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट कर सके इंडिया के टेलीविजन पे, जो 1991 में हुआ। तो ये भी एक टाइमलाइन है टेलीविजन के रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जरूर से बच्चा इनको भी प्रैक्टिस करके ले लेना, ठीक है? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो आया, ये आया आपका चैप्टर नंबर 6, देखो लिखा हुआ है मैंने, चैप्टर नंबर 6। क्या है ये क्वेश्चन? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर फोल्क थिएटर इन महाराष्ट्र। फोल्क थिएटर कई सारे प्रकार के मैंने कई बार बताया हुआ है। फोल्क थिएटर पपेट्री हो सकता है, जिसमें पपेट्स बनाते हैं, उनको डांस करवाते हैं अलग अलग तरीके से। वुडन डॉल्स भी होती है, जिसको थाकी कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर, मैंने बताया था ये सब चीज। दशावतार थिएटर है, दशावतार यानी कि जो विष्णु भगवान के 10 अवतार थे, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा, उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ है, और नॉर्मल जब लेक्चर्स पढ़ाए थे 1.5-2 साल पहले तब भी पढ़ाया था, तो आपको याद होगा। अगर आपने देखा होगा वीडियोस, अगर आपने देखा होगा तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दशावतार थिएटर। इसके अलावा क्या होता है? इंडिया का पॉपुलर फोल्क थिएटर महाराष्ट्र में, इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र में भी बात करो तो महाराष्ट्र में और क्या क्या फेमस है भाई? भजन होता है, भजन भी एक फोल्क थिएटर है, ठीक है? कीर्तन होता है, पावड़ा होता है, तमाशा होता है, ये सभी चीज अगर आप देखोगे, ललित भी है। तो इन सभी के नाम याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप के फोल्क थिएटर होते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है? याद रहेगा। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लाया हूं? अगला क्वेश्चन ये है कि संत हु पॉपुलराइज्ड भजन, यानी ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने भजन को पॉपुलर बनाया अलग अलग स्टेट्स में? तो गुजरात में किसने बनाया? संत मीराबाई, जो संत बोलने के लिए बोलते हैं हम लोग, तो मीराबाई जो थी उन्होंने पॉपुलर किया था किसको? भजन को। किसमें? गुजरात में। तो गुजरात में जो भजन पॉपुलर हुआ था किनके वजह से हुआ था? मीराबाई की वजह से हुआ था। नॉर्थ इंडिया में जितने भी नॉर्थ साइड है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, या फिर बिहार हो, या फिर इस तरफ का नॉर्थ साइड हो, उन सभी में नॉर्थ इंडिया में जो संत थे, संत तुलसीदास, संत सूरदास, ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे, कुछ ऐसे संत थे जिन्होंने भजन को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया था नॉर्थ इंडिया में, याद रखना। नेक्स्ट कर्नाटक में किसने बनाया था? बसावना, ये स्पेलिंग याद रख लेना, बसावन्ना। बसावन्ना ने, ये जो संत थे, इन्होंने कर्नाटक में भजन को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया था। और महाराष्ट्र में आप सब जानते हो, ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, संत नामदेव जो थे, ठीक है, संत नामदेव थे जो महाराष्ट्र में जिन्होंने, एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द भजन, वी कैन से, भजन कीर्तन के फाउंडर भी थे ना, तो ये इन्होंने भजन को महाराष्ट्र में बहुत फेमस बनाया था, ठीक है? याद रहेगा बच्चा, क्लियर है? तो ले लो स्क्रीनशॉट और चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, चैप्टर नंबर 7 में से आ गया। चलो, तो चैप्टर नंबर 7 है आपका स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री चैप्टर है आपका, इसमें से क्वेश्चंस पूछे, बहुत मजेदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहे हैं? देखो, इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स कई सारे प्रकार के होते हैं, जितने भी आपने खेले हैं याद आ रहे सब लिख सकते हो। इंडोर गेम क्या होता है भाई? चेस होता है, कैरम बोर्ड होता है, लूडो होता है, बिजनेस गेम होता है, स्नेक एंड लैडर भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो पुराने जमाने वाली जो वो होती है ना, क्या वो सागर गोटे हो गया, और भी बहुत सारे वो पत्थर से खेलते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, वो सब पढ़ाया हुआ है मैंने, चैप्टर्स में मिल जाएंगे, आप सर्च करना। फिर कार्ड के बहुत सारे गेम्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ये सभी चीज आप लिख सकते हो, तो जरूर से लिख देना, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में दी है उनको पहला प्रेफरेंस देना, बाद में नए वाले जो है बाद में लिखना। तो कैरम बोर्ड, चेस हो गया, लूडो हो गया, कार्ड हो गया, इसके अलावा जो भी गेम्स होते हैं ना, वो सभी चीज आप लिख सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं? अगर आप एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैन हो, मतलब अगर आपको खेल देखना और पसंद है खेलना, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि भाई पैरालंपिक्स क्या होता है? पैरालंपिक्स मतलब जो पैरालाइज लोग होते हैं, पैरालाइज इन द सेंस मतलब जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जिनका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, मान लो कुछ तकलीफ है, तो उनका भी ओलंपिक्स होता है, जो कि होता है पैरालंपिक्स, जिसमें हमारे इंडिया के कई सारे ऐसे व्यक्ति लोग हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे लिए मेडल्स लेकर आए हैं। तो पैरालंपिक्स हो गया। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ये भी इंटरनेशनल गेम है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पूरे वर्ल्ड के लेवल पे पार्टिसिपेशन लोग करते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज। फुटबॉल वर्ल्ड कप और फेमस है, और ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। ओलंपिक्स तो आपको पता ही है भाई, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल का
स्पोर्ट्स है, और कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, इसमें भी अलग अलग कुश्ती वगैरह ऐसे कई सारे गेम्स हो जाते हैं। तो ऐसे कितने सारे गेम्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, वो आप लिख सकते हो, और भी 2-4 याद नाम रख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक और है, देखो स्पोर्ट्स का ही चल रहा है, टाइप्स ऑफ, नहीं ये तो आ गया चैप्टर नंबर 8 आ गया ना, टूरिज्म इन हिस्ट्री आ गया यहाँ पे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है टूरिज्म इन हिस्ट्री, तो क्वेश्चन पूछा है टाइप्स ऑफ टूरिज्म, क्या बोल रहा है, कंप्लीट द कंसेप्ट ऑफ टाइप ऑफ टूरिज्म। कौन कौन से टाइप के टूरिज्म, इतने सारे टाइप के टूरिज्म हमने पढ़े थे भाई। क्या पढ़ा था, पहला जो पढ़ा था हमने दैट इज लोकल टूरिज्म, जो अगर आप एक कंट्री के अंदर ही घूम रहे हो दैट इज लोकल टूरिज्म। एक था इंटरनेशनल टूरिज्म, एक था हिस्टोरिकल टूरिज्म, ज्योग्राफिकल टूरिज्म, एग्रीकल्चर में घूम रहे हो एग्रो टूरिज्म, हेल्थ के लिए आ रहे हो कंट्री में हेल्थ टूरिज्म, कितने सारे टूरिज्म है, तो नाम याद रख लो, हिस्टोरिकल हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, एग्रो टूरिज्म, रिलीजियस यानी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, रिलीजियस के लिए, रिलीजन के लिए घूम रहे हो, टेम्पल्स घूम रहे हो, अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, दैट इज रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, स्पोर्ट्स देखने के लिए कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, दैट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म। तो इतने सारे टाइप के टूरिज्म है, आप जरूर से इसको बाय हार्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन कौन से हिल स्टेशन, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आ सकता है यार। हिल स्टेशन क्या है, अगर आप घूमे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं घूमे होंगे एटलीस्ट नाम सुना होगा। खंडाला घाट आपने सुना है, खंडाला घाट इज ऑल्सो ए हिल स्टेशन। लोनावला तो फेमस है, मैं 1 साल पहले गया था और उम्मीद करता हूं इस साल भी कोशिश करूं जाने के लिए, बहुत खूबसूरत जगह है, बारिश में बहुत अच्छा लगता है। तो खंडाला घाट, लोनावला हो गया, पंचगणी हो गया जो महाबलेश्वर के नजदीक है, और खुद महाबलेश्वर, दीज आर द सम्स हिल स्टेशन। और भी कई सारे हिल स्टेशन है जिनके नाम आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आ गया ऑलमोस्ट ये वाला आपका लास्ट चैप्टर का है, आई गेस चैप्टर नंबर 9 का है ये, ठीक है। हेरिटेज मैनेजमेंट जो चैप्टर है आपका लास्ट वाला, तो इसमें पूछा है फेमस म्यूजियम्स इन इंडिया। ये क्या है, फेमस म्यूजियम इन इंडिया, कौन कौन से फेमस म्यूजियम इंडिया में, तो मुंबई में कौन सा है फेमस म्यूजियम, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, बहुत ही फेमस म्यूजियम है मुंबई के अंदर, बहुत पुराना भी है, जिनका नाम क्या है, छत्रपति, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नाम रखा हुआ है, कितना प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इज द म्यूजियम इन मुंबई, ठीक है। फिर अहमदाबाद में कौन सा म्यूजियम है, अहमदाबाद में एक म्यूजियम है जिसका नाम है द कलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि गुजरात में आप देखोगे तो कपड़े की इंडस्ट्री काफी अच्छी है, तो टेक्सटाइल का म्यूजियम है वो, मतलब कपड़े का म्यूजियम है, कपड़े का मतलब कपड़े का बनाया हुआ नहीं, कपड़े की चीजें वहां पे रखी गई होगी। तो नाम क्या है, द कालिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, नाम याद रखोगे, द कालिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, ये नाम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना। फिर नेक्स्ट है सलरजंग म्यूजियम, तो यहां पे सलरजंग म्यूजियम दिया हुआ था और आपको पूछा था ये कहां है, तो सलरजंग नाम याद रख लो, सलारजंग, सलरजंग जो बोलना है बोलो, सलारजंग म्यूजियम आया तो हैदराबाद नाम याद आना चाहिए, तो हैदराबाद में सलरजंग म्यूजियम है, या फिर सलरजंग म्यूजियम हैदराबाद में है, इस प्रकार से याद रख लो। और फिर नेक्स्ट है डैश इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम किधर है, कोलकाता में, पहला म्यूजियम इंडिया का, तो जैसे कि आप जानते हो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। तो ये कुछ म्यूजियम के नाम है, इसको आप याद रख सकते हो, कहां कहां कौन सा म्यूजियम है, इसको अच्छे से बाय हार्ट करके ले लेना। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, ये पूरा चैप्टर एनसाइक्लोपीडिया का था, बहुत सारे हमने पढ़े थे एनसाइक्लोपीडिया क्या क्या होते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी एक टाइप का एनसाइक्लोपीडिया है, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया जिसको विश्वकोश कहा जाता है, करेक्ट है, क्या कहा जाता है, विश्वकोश। कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एनसाइक्लोपीडिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनसाइक्लोपीडिया, या फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर आ सकता है। तो इन एनसाइक्लोपीडिया का जो टॉपिक है ना, मैं अगेन बता देता हूं दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है, ताकि याद कर लो यार, चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो डिक्शनरी एक टाइप का एनसाइक्लोपीडिया है, कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश बोलते हैं उसको, एक और एनसाइक्लोपीडिया है जिसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, जिसको कहा जाता है कोशादृश, कोशादृश कहा जाता है, ये सब पढ़ा चुका हूं दोस्तों। और एनसाइक्लोपीडिया इंडेक्सेस भी एनसाइक्लोपीडिया है। तो ये 4 टाइप के एनसाइक्लोपीडिया आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता है, कंसेप्ट चार्ट के अंदर भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, तो कैसे भी पूछ सकता है, ये मैंने आपको याद करवा दिया है, लेकिन जरूर से आप इसका डिटेल पढ़ाई कर लोगे अपने एंड से। देखो मेरा काम है आपको गाइड करना, गाइड कर रहा हूं, लेकिन जो चीजों को याद करने वाला काम है, मैं आपके दिमाग में अंदर घुस के आपको याद नहीं करवा सकता, तो आपको याद खुद से ही करना पड़ेगा जितना भी हो, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज मेहनत कर लो, यही आखिरी कुछ 2-4-5 दिन बचे हैं, मेहनत कर लो, फिर तो 2-2.5 महीना आराम ही करना है बच्चा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, खत्म हो जाएगा फिर। चलिए देख लो क्या दिया हुआ यहाँ पे, ये है कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन, ये आपको टाइमलाइन दिया है जो कि एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर, ये इंडियन एनसाइक्लोपीडिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ
ईयर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहां पे दिया 1876, 1932, 1937, 1946 और 1968। इन सभी ईयर्स के हिसाब से कुछ चीजें दी हुई है, इसको आपको याद रखना है कि कौन सा एनसाइक्लोपीडिया कब है। तो 1876 में है भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, ये या नाम याद रख लो, भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। ये कब आया था? 1876 में। उसके बाद है 1932, 1876 के बाद आ गया 19th सेंचुरी, 19th मतलब 20th सेंचुरी बोलने के लिए, लेकिन 1932 ईयर में भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश आया। ठीक है, 1932 में। तो सबसे पहले आया भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश 1876, नाम याद रख लो। 1876 के बाद आता है 1932, 1932 में क्या आया? भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक चरित्र कोश, माफ करना, ये ऐतिहासिक कोश 1876 से, उसके बाद आया चरित्र कोश आया। उसके बाद 1937, 5 साल के बाद, सिर्फ 5 साल के बाद 1937 में आया भारतवर्षीय मध्ययुगीन, यानी बीच का लेवल, मध्ययुगीन चरित्र कोश आया, मध्ययुगीन आया। फिर उसके कुछ लगभग 9 साल के बाद 1946 में आ गया भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश, अर्वाचीन चरित्र कोश आया। एंड लास्ट में 1969 में आ गया प्राचीन भारतीय स्थलकोश, प्राचीन भारतीय स्थलकोश। इन सभी के नाम बाय हार्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हट चुका हूं, और अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना। बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, तो इसी के साथ लगभग आप देख सकते हो लगभग 35-36 मिनट के अंदर ही अंदर जितने भी आपके पूरे के पूरे 9 के 9 हिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर कंसेप्ट मैप हो सकते थे वो हमने बता दिया। बल्कि ये कंसेप्ट मैप के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो मेन काम था मेरा कंसेप्ट प्रोवाइड करना, तो वो हमने आपको दे दिया है। बस आप इनको जितना हो सके याद कर लो, और बस एक दिन के बाद एग्जाम में लिख के आना, फाड़ के आना एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो इतना ही था। इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जो मेरा मेहनत है आपके लिए, ये सफल हो रहा होगा। कहीं ना कहीं आप इससे बहुत सारे ढेर सारे नॉलेज गेन कर रहे होंगे और आपके एग्जाम में इससे आपको हेल्प हो रही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई भी वीडियोस अपलोड होगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।